हमने अभी बात कर रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 मेथड से होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा होता है डिस्पर्स्ड मेथड। तो जब सेमी कंजर्वेटिव की बात करें हम, तो सेमी कंजर्वेटिव के अंदर सेमी कंजर्वेटिव मेथड में हम बता रहे हैं, जैसे हमने पहला समझा कंजर्वेटिव में क्या कहा कि एक डीएनए तो है वो कंप्लीटली पेरेंटल रह जाए और जो दूसरा डीएनए है उसका वो कंप्लीटली दोनों स्ट्रैंड उसके कैसे नए के नए सिंथेसाइज हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस रेप्लिकेशन मेथड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा मेथड होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि डीएनए पेरेंटल डीएनए के एक स्ट्रैंड जो है वो तो पेरेंटल हो यानी कि पुराना हो, और जो दूसरा स्ट्रैंड बने वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो। तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मींस आधा, तो आधा कंजर्वेटिव मतलब आधा तो पुराना है और आधा जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली न्यू सिंथेसाइज हो। इस तरीके के जो मैकेनिज्म है उसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और तीसरा जो मेथड होता है वो हमने बताया डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड में क्या होता है? डिस्पर्स्ड में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पेरेंटल डीएनए है और पेरेंटल डीएनए से दोनों स्ट्रैंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कुछ पोर्शन तो जो है डीएनए के अंदर इस तरीके से हम इसे देख पाएंगे कि कुछ पोर्शन जो है डीएनए का वो पुराना होगा और एक ही स्ट्रैंड जो है उस एक ही स्ट्रैंड में दोनों तरीके के कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। यानी कि एक ही डिस्पर्स में हमें क्या देखने को मिलेगी? डिस्पर्स में हमें देखने को मिलेगी कि ये पेरेंटल डीएनए है और पेरेंटल डीएनए में से हम देखेंगे कि जो डिस्पर्स मेथड होगा रेप्लिकेशन का उसमें एक ही स्ट्रैंड में दोनों यानी कि न्यूली सिंथेसाइज, नया सिंथेसाइज भी और ओल्ड सिंथेसाइज यानी कि पुराना स्ट्रैंड भी, एक ही स्ट्रैंड में दोनों जो है वो मौजूद होंगे। दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है या दोनों सीक्वेंसेज मौजूद होगी। न्यूली सिंथेसाइज सीक्वेंस भी होगी और ओल्ड सीक्वेंस भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर डिस्पर्स्ड कंडीशन से रेप्लिकेशन होता है तो हम देखेंगे कि इस तरीके का डीएनए हमें देखने को मिलेगा। तो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा मेथड है डिस्पर्स्ड। तो तीनों कंडीशन हम जब समझ चुके हैं, कंजर्वेटिव किसे कहेंगे? जिसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल एज इट इज, एक डीएनए तो है वो कंप्लीटली, डीएनए की एक कॉपी तो कंप्लीटली पेरेंटल की जैसी हो और दूसरी कॉपी जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो। दूसरा अगर सेमी कंजर्वेटिव की बात करें तो उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना होगा यानी कि पेरेंटल होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। और अगर डिस्पर्स्ड की बात करें तो उसके एक ही स्ट्रैंड में कुछ पोर्शन जो है वो पेरेंटल होगा और कुछ पोर्शन जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो यह तीन मैकेनिज्म जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने ये बताया कि मेसलसन और शथल ने ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो ना तो कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है और ना ही डिस्पर्स्ड मेथड के थ्रू होता है। रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू ही होता है। यह चीज जो है वो मेसलसन और शथल ने सबसे पहले प्रूव कर दी थी। तो सेमी कंजर्वेटिव हमें समझ में आ गया था। उसके बाद हमने ये कहा था लास्ट टाइम पे कि रेप्लिकेशन जो है वो उस मैकेनिज्म में काफी सारी चीजें पार्टिसिपेट करती है, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनने में काफी सारी चीजें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये एक डीएनए, इससे अगर दो डीएनए बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से अगर हम देखें तो हम खुद भी समझ सकते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इस दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना होगा। तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा तो कौन सा एंजाइम काम आएगा? हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रैंड्स के बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो कैसा दिखाई देने लग जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड दिखाई देने लग जाएगा। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में नहीं रह सकता, तो इसलिए अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तब तो ये दोनों वापस से आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से प्रोटीन्स? एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो इनके साथ आकर बाइंड हो जाएंगे ताकि ये सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट ना हो जब तक कि रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हमने बताया कि प्राइमेज का काम बताया था फिर हमने कि प्राइमेज क्या करता है? प्राइमर सिंथेसिस करता है, 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के जोड़ देता है या आरएनटीपी को जोड़ देता है,
जिससे एक छोटा सा टुकड़ा 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर बन जाता है और उसकी वजह से एक 3 प्राइम OH जनरेट हो जाता है, एक 3 प्राइम OH मिल जाता है, जो कि जरूरी चीज होती है किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए। तो 3 प्राइम पर OH मिलेगा। उसके बाद में कौन आकर जुड़ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही आकर जुड़ेगा तो पॉलीमरेज का काम क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा है रेप्लिकेशन का, डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को पढ़ते हुए क्या पढ़ेगा इसमें, हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बता रखा है। तो एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन इनको पढ़ेगा। इस स्ट्रैंड पे अगर एडेनिन है तो इसके सामने क्या जोड़ा जाएगा, थाइमिन जोड़ा जाएगा। और अगर गुआनिन है तो इसके सामने क्या जोड़ा जाएगा, साइटोसिन जोड़ा जाएगा। अगर गुआनिन है, एडेनिन है तो एडेनिन के सामने जोड़ा जाएगा थाइमिन, और अगर गुआनिन है तो गुआनिन के सामने जोड़ा जाएगा साइटोसिन। तो और अगर साइटोसिन है तो उसके सामने जोड़ा जाएगा गुआनिन, और अगर थाइमिन है तो उसके सामने जोड़ा जाएगा एडेनिन। यह काम कौन करता है, इन सबको जोड़ने का, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज इनमें नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, और ऐड करता जाएगा तो क्या होगा, डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो बनते जाएंगे और डीएनए जो है वो डबल हेलिकल वापस से हो जाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट भी डीएनए पॉलीमरेज अपना नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा, जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड जो है वो 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड में हमने ये भी बताया था कि एक स्ट्रैंड जो होता है उस एक स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि एक स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन होता है वो किस रूप में होगा, फ्रेगमेंट्स के रूप में होगा। उसमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जिस स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, इन फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। और ऐसे फ्रेगमेंट जिस स्ट्रैंड पर देखने को मिलेंगे उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरी तरफ हमने ये कहा कि एक स्ट्रैंड जो होता है उस पर डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए जाता है, यानी कि उसके ऊपर हमें कोई भी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलते। यानी कि जिस पे ऐसे डीएनए का सेगमेंट या ऐसे डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता हो, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड जिस पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन देखने को मिले वो तो कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस पे डिसकंटिन्यूअस यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को मिले वो कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। यहां तक हम जान चुके थे लास्ट टाइम पे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जो प्राइमर होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है RNA-H के जरिए, जिसकी वजह से गैप बन जाता है, उसे डीएनए पॉलीमरेज फिल कर देता है और फिल करके वापस से इन्हें जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज के जरिए। और दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो हमें दिखाई देते हैं कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो आज जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि किस तरीके से पॉलीमरेज फंक्शन करता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो पॉलीमरेज है वही क्या करता है, मेन एंजाइम के तौर पर फंक्शन करेगा किसमें, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी आकृति कैसी होती है, वो किस तरीके से फंक्शन करते हुए पाया जाता है, यह हम आज स्टडी करेंगे। अभी हम उसको एनिमेशन के जरिए देखेंगे। अच्छे से ध्यान से समझ में देखना, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो फंक्शन करता है। डीएनए पॉलीमरेज को जब देखोगे तो ध्यान से ये भी दिखाई देगा कि डीएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर डीएनए पॉलीमरेज को अपने हाथ से कंपेयर करोगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल हमारे हाथ के जैसी होती है। और उसके जो डोमेन है, डोमेन मतलब जो एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन, डोमेन किसे कहते हैं हम, एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की एक्टिव साइट जहां पे कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है वो क्या कहलाती है, डोमेन। और जिस पर्टिकुलर स्थान पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो कहलाती है मोटिफ। तो डोमेन और मोटिफ जो है वो भी ध्यान रखना, काफी बार ये वर्ड यूज में आएगा, डोमेन और मोटिफ। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि इसको अगर समझना है डीएनए पॉलीमरेज को, तो डीएनए पॉलीमरेज को अपने हाथ से कंपेयर करना। हाथ से कंपेयर करोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा कि किस तरीके से जो है डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे कि किस तरीके का पॉलीमरेज होता है। In order for genetic information to be passed on from a parent cell to a daughter cell, the parental DNA must be copied into 2 identical daughter DNA molecules. When you have completed this exercise, you should understand the chemistry of DNA synthesis, understand the mechanism of catalysis by DNA polymerase, and understand the proofreading function of DNA polymerase. यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हो इसको
कि डीएनए पॉलीमरेज की संरचना कैसी होती है, बिल्कुल हमारे हाथ के जैसी संरचना हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और जब हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो हम ये 3 चीजें जान चुके होंगे। पहली चीज कि डीएनए सिंथेसिस की केमिस्ट्री जानेंगे, यानी कि डीएनए सिंथेसिस किस तरीके से होता है या नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, ये हम जानेंगे। दूसरी चीज हम ये जानेंगे अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है कौन सा मैकेनिज्म को किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये हम जानेंगे। और तीसरा जो हम जानेंगे वो समझेंगे अंडरस्टैंड द प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होती है उसकी विशेषता यह भी होती है कि उसके पास प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। यह डीएनए पॉलीमरेज की एक विशेषता होती है। आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में डिफरेंस करने के लिए भी ये जरूरी है कि हम समझ सकते हैं कि अगर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म किसी पॉलीमरेज के पास में है तो वो डीएनए पॉलीमरेज है। अगर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वो आरएनटीपी ऐड कर रहा है तो वो आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। DNA synthesis requires deoxynucleoside triphosphates and a primer template junction. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डीएनए का सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है डीएनटीपी और दूसरे है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। डीएनटीपी किसे बोल रहे हैं, पूरा फुल फॉर्म क्या है उसकी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डीएनटीपी के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सुगर है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मैंने बता रखा है कि सुगर की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस कहाँ बाइंड होते हैं, ये सब मैंने बता रखा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 1 नंबर पोजीशन है जिसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हमेशा एक सुगर की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जुड़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पर OH है और 5 नंबर पोजीशन पे CH2O ट्राइफॉस्फेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, पहले भी बताया था हमने, सुगर और बेस को। अगर इसके सुगर के साथ में बेस जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं क्योंकि सुगर के साथ बेस जुड़ी हुई है। और डीऑक्सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर से ऑक्सीजन नहीं है, 2 नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों बोला इसको, 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में से ये जो फॉस्फेट होता है उसे हम अल्फा फॉस्फेट बोलते हैं, ये बीटा और ये गामा फॉस्फेट। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, यह क्या कहलाता है, डीएनटीपी। और अगर डीएनटीपी की बात करें हम तो डीएनए में हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के डीएनटीपी हो सकते हैं, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी। डीएटीपी मींस डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीटीटीपी का मतलब डीऑक्सी थाइमिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी का मतलब डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीसीटीपी का मतलब डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से अलग अलग डीएनटीपी जो है वो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। और जैसा मैंने बताया था कि एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पुराना होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पुराना वाला स्ट्रैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। यानी कि टेम्पलेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस होगी, चाहे अगर नाइट्रोजनस बेस जो भी होगा उसे रीड किया जाएगा, किसके जरिए पढ़ा जाएगा उसको, डीएनए पॉलीमरेज के जरिए। और उसको पढ़ के ही, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्वानिन है तो ग्वानिन के सामने पढ़ के क्या जोड़ा गया है, साइटोसिन जोड़ा गया है। ऐसे आगे की सीक्वेंस में हम देखेंगे कि अगर एडिनिन है यहाँ पे जी के आगे अगर एडिनिन हुआ तो एडिनिन के सामने थाइमिन जोड़ा जाएगा, और अगर ग्वानिन हुआ तो साइटोसिन जोड़ा जाएगा। लेकिन साइटोसिन अकेला नहीं जोड़ा जाएगा, उसको किस रूप में जोड़ा जाएगा, डीएनटीपी के रूप में जोड़ा जाएगा। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर डीएनटीपी, इस रूप में इसे जोड़ा जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा ये कि जब हम यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको तो कौन जोड़ेगा इसको, डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेज जब इसे जोड़ेगा तो वो यहाँ से अल्फा फॉस्फेट से बॉन्ड टूटेगा। अभी हम देखेंगे अल्फा फॉस्फेट से बॉन्ड टूटेगा, और जब अल्फा फॉस्फेट से बॉन्ड टूटेगा तो ये जो 2 फॉस्फेट है यानी कि बीटा और गामा फॉस्फेट, ये
रिलीज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे ही बीटा और गामा फॉस्फेट अलग होंगे तो इस दोनों फॉस्फेट को हम क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फेट। इसे हम क्या बोलेंगे? पायरोफॉस्फेट। ये दोनों फॉस्फेट जब अलग हो जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम पायरोफॉस्फेट। और ये सिंगल फॉस्फेट के रूप में, यानी कि डीएटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनएमपी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनएमपी। जैसे एटीपी होता है तो वो एटीपी किस में कन्वर्ट होता है? एएमपी में। तो वैसे ही डी एनटीपी, जो भी एनटीपी होगा, चाहे डीटीपी हो, डीसीटीपी हो, कुछ भी हो, चाहे वो तीन ट्राइफॉस्फेट वाली फॉर्म जो है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मोनोफॉस्फेट फॉर्म के अंदर। उसे लाकर यहाँ पर बाइंड कर दिया जाएगा और जो पायरोफॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही ये पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे तो हम देखेंगे कि ये पायरोफॉस्फेट का रोल क्या होगा। पायरोफॉस्फेट का रोल जो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम यहाँ पे नया बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड बनाने में क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिएगी। तो ये जो नए बॉन्ड बनाने में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान किससे प्रोवाइड होगी? पायरोफॉस्फेट से। ये जो पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है इसका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। किसके जरिए? पायरोफॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम जो है वो इन्हें तोड़ देगा, इनका ब्रेकडाउन कर देगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के काम आएगी। तो जितनी भी बार न्यूक्लियोटाइड टूटेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को जो मैंने बोली है उसको, कि जितनी भी बार न्यूक्लियोटाइड टूटेंगे, यानी कि ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म जब जितनी भी बार टूटेगी उतनी ही बार एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। और जब पायरोफॉस्फेट को पायरोफॉस्फेटेज तोड़ेगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के काम आएगी। तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने में समझ में आएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं डीएनटीपी, और डीएनटीपी को जब तो जोड़ा जाएगा तो हमने बताया कि अल्फा फॉस्फेट से वो बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और एनएमपी की फॉर्म के रूप में इसको ले जाकर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। पायरोफॉस्फेट रिलीज होते ही हम देखेंगे कि पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम फंक्शन करेगा और इन दोनों फॉस्फेट को, पायरोफॉस्फेट को भी तोड़ देगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसे ऐड करने के अंदर काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हुई डीएनटीपी। और दूसरी चीज चाहिए प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि हमने बताया कि ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी शुरुआत से न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। शुरुआत मतलब जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आकर बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है? 3' OH चाहिए होता है और यहाँ पर कोई 3' OH अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइमर आया था और प्राइमर ने आके क्या कर दिया, प्राइमेज एंजाइम जो है, उस प्राइमेज एंजाइम ने आकर क्या कर दिया? प्राइमर जोड़ दिया। मैंने बताया था अभी कि 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड जो है वो शुरुआती प्राइमेज जो है वो जोड़ देता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यूरेसिल भी देख रहे हैं। तो यूरेसिल का मतलब क्या हुआ? ये आरएनटीपी है, डीएनटीपी नहीं है। डीएनटीपी होंगे उसमें यू नहीं होगा, हमें पता है यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है डीएनए के अंदर, तो यूरेसिल नहीं होगा। अगर यूरेसिल हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? आरएनटीपी है। तो ये आरएनटीपी किसने जोड़े हैं? डीएनए पॉलीमरेज ने नहीं जोड़े, ये किसने जोड़े हैं? प्राइमेज एंजाइम ने। जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम है उसने यहाँ पर आरएनटीपी जो है वो ऐड की है। 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद में प्राइमर तो है, वो प्राइमर को हटा दिया जाता है और उसकी जगह कौन आकर जुड़ जाता है? पॉलीमरेज आकर जुड़ जाता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे ही प्राइमर अपना काम कर गया तो हमें यहाँ पे 3' OH फ्री मिल रहा है। तो जैसे ये 3' OH हमें फ्री मिल रहा है तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमें 3' OH फ्री मिल रहा है तो हम देख पाएंगे कि डीएनटीपी को यहाँ लाकर ऐड कर दिया जाएगा। अभी हम इसको आगे देखते हैं। Each of the 4 DNTPs, DGTP, DCTP, DATP, and DTTP, has 3 phosphoryl groups which are attached via the 5' hydroxyl of the 2' deoxyribose. The phosphoryl group closest to the ribose is the alpha phosphate, the middle group is the beta phosphate, and the outermost group is the gamma phosphate. तो अभी हमने देखा, जो मैंने बताया वो अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजनस बेस है उसके बिहाफ पे ये इनका नाम बदल जाएगा, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीएटीपी और डीटीटीपी। The primer template junction has 2 key components. The template provides the single-stranded DNA to be copied. The primer provides a free 3' hydroxyl at which a DNTP can be added. तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट डी प्रोवाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो मैंने बताया है बस वही अब आप देखोगे कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है।
The 3' hydroxyl of the primer strand attacks the alpha phosphoryl group of the incoming DNTP in a nucleophilic substitution reaction. The leaving group for the reaction is pyrophosphate, which is formed. ये जो मैंने अभी बताया था कि जैसे NMP की फॉर्म में इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि A की फॉस्फेट रखा जाएगा और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। From the beta and gamma phosphoryl groups of the DNTP. The free energy change for this reaction is rather small. However, additional free energy is provided by the rapid यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों फॉस्फेट जो मैंने बताया था कि पायरोफॉस्फेट है, उसे हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है उसका, और हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को यूज किया जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर जोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या जुड़ेगा? सी है, तो उसके सामने क्या जोड़ा जाएगा? DGTP जो है वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से मिलेगी? इन दोनों फॉस्फेट को तोड़ने से। और इन दोनों फॉस्फेट को तोड़ेगा कौन? पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इन्हें तोड़ेगा और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। of the pyrophosphate into 2 phosphate groups. This reaction is catalyzed by the enzyme pyrophosphatase. The process can then be repeated with the 3' hydroxyl of the newly added DNT. यहाँ पे भी हमने देखा सेम प्रोसेस हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आकर बाइंड हुआ है एंड DNTP जो है आकर बाइंड कर दिया गया, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए। फिर से हम देखेंगे कि इनको पायरोफॉस्फेटेज तोड़ेगा और एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के काम आएगी। P, serving as the nucleophile. The chemistry of DNA synthesis requires that DNA be made in a polar fashion. In biological polymerization, DNA is always made by extending the 3' end of the primer strand. The template strand directs which of the 4 possible DNTPs is added. During replication, the DNTP that base pairs with the template strand is highly favored for addition to the primer strand. The main enzyme of DNA synthesis. अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐड करता है। ये तो भी प्रोसीजर कि किस तरीके से DNTP ऐड होते हैं, लेकिन ये ऐड करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज की कौन कौन सी डोमेन क्या फंक्शन करती है, ये हम अभी जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज को हमें हाथ से समझना होगा। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को समझना चाहते हैं तो उसे हमें हाथ से कंपेयर करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, बिल्कुल हाथ ही हमारे हाथ की जैसी संरचना हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज की संरचना हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हथेली, यानी कि इसको हम बोलेंगे पाम डोमेन। इसको बोला जाता है पाम डोमेन। ये जो है इसे बोला जाएगा पाम डोमेन। और ये जो फिंगर जैसी हमें दिखाई दे रही है इनको बोलेंगे फिंगर डोमेन। और जो थंब जैसा हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे थंब डोमेन। डोमेन क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया कि डोमेन किसे बोलेंगे? एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन की जो एक्टिव साइट होती है उसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। तो ये 3 डोमेन है जिन पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो सकता है। पहला है पाम डोमेन, दूसरा है फिंगर डोमेन और तीसरा है थंब डोमेन। तीनों का फंक्शन अभी हम देखेंगे।